हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। दोस्तों, इससे पहले मैंने जो वीडियो लेकर आया था मध्य प्रदेश का इतिहास पार्ट फर्स्ट, उसमें हमने मध्य प्रदेश के इतिहास का जो प्रागैतिहासिक काल है, ताम्रपाषाण काल, महाकाव्य काल और महाजनपद काल, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। और उसके बाद इस पार्ट में हम पार्ट सेकंड में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश में राज्य करने वाले प्रमुख राजवंशों के बारे में। तो एक नज़र हम इनके राजवंशों को देखते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए इनकी लिस्ट हम देखते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंशों का क्रम। सबसे पहले है करुष वंश, चंद्रवंश, नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, हिंद यूनानी वंश, क्षहरात वंश, कदर्मक वंश, कुषाण वंश, नागवंश, गुप्त वंश, वाकाटक वंश, ओलिकार वंश, परिवाज्रक वंश, वर्धन वंश, शैल वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, परमार वंश, कलचुरी वंश, गुहली वंश, कच्छ छाप घाट वंश, चंदेल वंश, तोमर वंश और बघेल वंश। इनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं करुष वंश के बारे में। करुष वंश का वर्णन हमें पौराणिक गाथाओं से हमें इसका वर्णन प्राप्त होता है। इस वंश के बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इस वंश का संस्थापक राजा मनु हुए, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, और मनु के 10 पुत्रों में से एक हुए करुष। उन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम करुष वंश पड़ा। इन्होंने वर्तमान बघेलखंड पर शासन किया। ये फैक्ट आपको ज़रूर याद रखना है कि करुष वंश का जो था, उन्होंने बघेलखंड पर शासन किया, जो कि वर्तमान में रीवा, सतना और उसके आसपास का कुछ भाग है। उसके बाद दूसरा जो वंश है वह चंद्रवंश है। चंद्रवंश की उत्पत्ति चंद्रमा से मानी जाती है। चंद्रवंश जो है हिंदू वंश के क्षत्रिय कुलों में से एक प्रमुख वंश है। जैसे सूर्यवंश हुआ, नागवंश हुआ, चंद्रवंश हुआ, अग्निवंश हुआ, इस टाइप से उन्हीं में से एक वंश हुआ चंद्रवंश। और चंद्रवंश के साम्राज्य का विस्तार बुंदेलखंड तक था। बस यही फैक्ट आपको याद रखना है कि इस वंश के साम्राज्य का विस्तार बुंदेलखंड तक था। अब हम नेक्स्ट आते हैं नंदवंश के बारे में। नंदवंश का जो काल है वह महाजनपद काल, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसके बाद का काल है। क्योंकि महाजनपद काल का समय जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। उसके बाद ये नंदवंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है कुछ बौद्ध ग्रंथों से और कुछ पुराणों से भी हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। स्पेशली वायु पुराण से हमें पता चलता है मौर्य वंश और नंदवंश के बारे में। तो नंदवंश का जो समय है 344 बीसी से 323 बीसी का है। इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, और इस महापद्मनंद इसे पुराणों में सर्वछत्रांतक कहा गया, अर्थात क्षत्रियों का विनाश करने वाला। महापद्मानंद जो था ये क्षत्रिय कुल से नहीं था। महापद्मानंद की साम्राज्य विस्तार विधि नीति के कारण इसने केडी को मगध साम्राज्य में मिला लिया, और बड़वानी से नंदवंश की मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं। महापद्मानंद जब ये मगध का शासक बना उस समय इसने कलिंग पर भी आक्रमण किया और उसे मगध में मिला लिया था महापद्मानंद ने। ओके, और इस वंश का एक उत्तराधिकारी हुआ घनानंद, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो इन पॉइंट को आपको याद रखना है। इसमें सर्वछत्रांतक की उपाधि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस वंश का संस्थापक महत्वपूर्ण है, और इस वंश का अंतिम शासक घनानंद वह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, न केवल मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित बल्कि ऑल इंडिया का जो हिस्ट्री है उससे भी ये उसके लिए भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये आप नंदवंश का साम्राज्य देख सकते हैं मैप में, जो कि लगभग सेंट्रल इंडिया और उसके आसपास के क्षेत्रों को कवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद मौर्य वंश, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, घनानंद को परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, और वो भी अपने गुरु की सहायता से, जिनका नाम था आचार्य चाणक्य, और इनका अन्य नाम है विष्णुगुप्त या कौटिल्य।
और इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, जो कि आचार्य चाणक्य को एक महान नीतिकार के रूप में अभी भी अब तक माना जाता है। एक महान नीतिकार हुए ये, प्रकांड पंडित हुए, और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन से ही अपने साथ रखा। उन्होंने ट्रेनिंग दिया उसे, युद्ध कौशल की और नीति ज्ञान की शिक्षा दिया। और चाणक्य के जो चाणक्य के द्वारा चाणक्य को अपमानित किया गया था घनानंद के द्वारा, तो उस अपमान का बदला लेने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। तो यह भी इसका कारण था नंद वंश के विनाश का, कि चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली थी कि घनानंद का विनाश करने के लिए उसने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया और बाद में मौर्य वंश की स्थापना करवाया। तो मगध साम्राज्य में इस प्रकार मौर्य वंश की नींव पड़ती है। मौर्य वंश के बारे में विष्णु पुराण में वर्णन किया गया है। और इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य जो प्राचीन भारत में या भारत के पहले सम्राट हुए, जिन्होंने अखंड भारत बनाया, अखंड भारत का सपना देखा और उसे पूरा किया अपने गुरु की सहायता से। चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल शब्द का इस्तेमाल किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। इसके अलावा एंड्रोगस और सेंड्रोकस, ये भी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र हुए बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय काल था वह 322 बीसी से 298 बीसी तक का है। उसके बाद बिंदुसार का समय 298 बीसी से 273 बीसी, और अशोक महान का जो समय है 269 बीसी से 232 बीसी। हालांकि अशोक ने 273 बीसी में अपनी राजगद्दी संभाल ली थी। जब बिंदुसार शासक थे या सम्राट थे, उस समय अशोक महान जो था वह उज्जैनी का राज्यपाल हुआ करता था। बाद में इन्होंने अशोक महान ने विदिशा की व्यापारी की पुत्री महादेवी से विवाह किया और उनसे 2 संतानें उन्हें प्राप्त हुई, महेंद्र और संघमित्रा। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्हें श्रीलंका भेजा, महेंद्र और संघमित्रा को। याद रखने वाली बात यहाँ पर है, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, जबकि अशोक महान बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है। बात करते हैं अब अशोक महान के बारे में, क्योंकि अशोक का जो इतिहास है उसका संबंध मध्य प्रदेश के इतिहास में काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। अशोक 273 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठा। शुरू के 4 वर्ष उन्होंने अपने उत्तराधिकार के संघर्ष में बिताया। अब कहा जाता है इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की। वास्तविक जो उसने राजगद्दी में शासन संभाला था वह 269 बीसी में संभाला था। अशोक के अपने शासनकाल के अर्थात राजगद्दी पे बैठने के 8वें वर्ष उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। ये आप मौर्य साम्राज्य का मैप देख सकते हैं, लगभग पूरे भारत में और एक बड़े भूभाग पर इसका साम्राज्य है, जिसमें से वर्तमान में देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी क्षेत्र सम्मिलित किया गया है। अब हम बात करते हैं अशोक के 8वें शासन के 8वें वर्ष में उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और वहां पर उन्होंने भीषण नरसंहार को देखा, खून खराबा को देखा और प्रतिज्ञा लिखी आगे से मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि उनका हृदय परिवर्तित हो गया, द्रवित हो गया। और बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। अशोक के कुछ शिलालेख प्राप्त हुए मध्य प्रदेश में और अन्य भागों में। कुल 14 शिलालेखों में से कुछ शिलालेख हैं, कुछ स्तंभ लेख हैं। इस प्रकार से कुछ जो शिलालेख है उनका वर्णन हम करते हैं। ये अशोक के शिलालेखों का नक्शा है, जिसमें से हम कुछ प्रमुख जो मध्य प्रदेश में पाए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अशोक के शिलालेख जो है, अशोक एक ऐसा शासक हुआ जिसने अपने जनता को संदेश देने के लिए या अपने कोई राज्य आदेश जारी करने के लिए शिलालेखों का उपयोग किया। ऐसा करने वाला वो अब तक का पहला शासक है। इसमें से रूपनाथ का अभिलेख जो कि जबलपुर ज़िले में सिहोरा तहसील का एक भाग है। इसके अलावा गुर्जरा अभिलेख जो कि दतिया ज़िले का एक है भाग, सारो मारो शहडोल ज़िले का और पनगुडरिया सीहोर ज़िले का एक भाग है। इस प्रकार 4 लघु शिलालेख प्राप्त हुए अशोक के। इसके अतिरिक्त अशोक ने सांची स्थित बौद्ध स्तूप को बनाया, जो कि बौद्ध जगत का एक पवित्र स्थल माना जाता है। इसमें एक बड़ा स्तूप है और अन्य छोटे 2 स्तूप हैं। बड़े स्तूप में
महात्मा बुद्ध के कुछ अवशेष रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त जो 2 छोटे स्तूप हैं उनमें उनके शिष्य सारिपुत्र एवं महामोदगलायन की अस्थियों के अवशेष रखे गए हैं। इसके अलावा उन्होंने अशोक ने अन्य कई जगहों पर स्तूपों का निर्माण कराया, जिसमें से रायसेन में और अन्य ज़िलों में भी है। भारत के विभिन्न स्थानों में भी स्तूप है इनके। मौर्य युग में व्यापारिक मार्गों की संख्या 4 थी, जिनमें तीसरा मार्ग दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाता था, तीसरे मार्ग में, और जिसमें महिष्मती, उज्जैन और विदिशा नगर थे, जबकि चौथा प्रमुख मार्ग भृगुकच्छ से मथुरा तक जाता था। चौथे मार्ग में उज्जैनी पड़ता था रास्ते में, और इस मौर्य युग का मुख्य व्यवसाय था कपड़ा उद्योग। अब हम बात करते हैं शुंग वंश की। मौर्य युग के पतन के बाद शुंग वंश की स्थापना होती है, जो कि ब्राह्मण वंश भी कहलाता है। शुंग वंश का समयकाल 150 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व का है, और शुंग वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग, जो कि मगध के अंतिम सम्राट जो है बृहदत्त, उनकी हत्या करके ये शुंग वंश की स्थापना करता है। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। इनके समय के कुछ प्रमुख शासक थे वसुमित्र, बजमित्र, भगभद्र और देवभूति। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र एक हुआ, जिनके बारे में एक ग्रंथ लिखा गया, उपन्यास लिखा गया कालिदास जी के द्वारा, मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम के नायक यही अग्निमित्र हैं। शुंगवंश के 5वें शासक हुए भागभद्र। इनके समय में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा आया और कुछ समय वहां रह करके भागवत धर्म से शिक्षा लेकर वे प्रभावित हुए और गरुड़ स्तंभ की स्थापना की, जिसे हेलियोडोरस स्तंभ भी कहा जाता है या खम्बा बाबा भी कहा जाता है। यह एक स्तंभ है जिसके ऊपर गरुड़ पक्षी की मूर्ति बनाई गई है, जो कि गरुड़ जो है उस समय ये विष्णु भगवान का वाहन हुआ करता है। तो इस प्रकार से गरुड़ स्तंभ का निर्माण किया गया है विदिशा में। इसके अलावा भरूच स्तूप की स्थापना भी शुंग वंश के राजाओं द्वारा की गई है, जो कि सतना ज़िले में है। ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि भरूच स्तूप किस ज़िले में है, तो वह सतना ज़िले में है। अब हम बात करते हैं सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश भी ब्राह्मण वंश था। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश आता है, लेकिन उसका वर्णन मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं मिलता, इसलिए हम सातवाहन वंश पर आते हैं। सातवाहन वंश का जो समय है वो 165 BC से 230 AD तक का है। इस वंश का संस्थापक सिमुक था। प्रमुख शासकों में से सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, यज्ञश्री सातकर्णी हुए। अंतिम शासक हुए यज्ञश्री सातकर्णी। ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, संस्थापक और अंतिम शासक याद रखेंगे। इसके अलावा गौतमी पुत्र सातकर्णी एक महान राजा हुए, महान तेजस्वी राजा हुए। सातवाहन वंशी शासक सातकर्णी के द्वारा मालवा पर शासन करने के साक्ष्य मिले हैं। उज्जैन, देवास, तेवर, त्रिपुरी आदि से सातवाहन वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इस वंश के राजाओं के काल में रोम के साथ व्यापारिक संबंध थे, इसके भी कुछ हमें सिक्कों के द्वारा पता चलता है। इसके बाद सातवाहन के बाद विदेशी आक्रमण होते हैं, जिसमें से हिंद, यूनानी, शक, कुषाण, पल्लव ये सब आते हैं। तो हम सबसे पहले हिंद यूनानियों के बारे में देखते हैं। हिंद यूनानियों का जो समय है 180 BC से 1 AD तक का है। इसमें महत्वपूर्ण शासक हुए डिमेट्रियस प्रथम, मिनांडर, जिसे मिलिंद भी कहा गया है। डिमेट्रियस प्रथम ने अपनी राजधानी सियालकोट को बनाया, और मिनांडर के सिक्के या हिंद यूनानियों के सिक्के मध्य प्रदेश के बालाघाट में प्राप्त हुए हैं। ये पूछा जा चुका है दोस्तों व्यापम के एग्ज़ाम्स में। मिनांडर या मिलिंद पाहो नामक एक ग्रंथ लिखा गया है, जिसमें मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों का संकलन है, जिसे मिलिंद पाहो कहा जाता है। अब हम बात करते हैं शाकों की। शाकों की बहुत सारी शाखाएं थी, जिनमें से एक शाखा क्षरात वंश थी। क्षरात वंश के 2 प्रमुख शासक हुए, भौमक और नहपान नामक 2 प्रसिद्ध राजा हुए। नहपान का संघर्ष बाद में गौतमीपुत्र सातकर्णी से हुआ, जिसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इन्हें हराया नहपान को, और नहपान ने मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था पहले ही। इस प्रकार शकों की शाखाएं क्षरात और कादरमक ये दूसरी शाखा थी। इसके संस्थापक चष्टक हुए। इनकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। ये कादरमक वंश जो है उज्जैन का शक कादरमक वंश कहलाया। इसका प्रसिद्ध शासक एक हुआ रुद्रदामन।
और जो कि संस्कृत का महान विद्वान था, उसने गिरनार स्थित सुदर्शन झील का निर्माण करवाया और उसने ही सर्वप्रथम तिथियुक्त चांदी के सिक्के चलवाए। जूनागढ़ अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कुषाण वंश की। कुषाण वंश का जो समय है 1st AD से 3rd AD तक का है। इसके संस्थापक कुजुल कड़फिसेस हुए। अन्य महत्वपूर्ण शासकों में कड़फिसेस सेकंड और कनिष्क जो कि कड़फिसेस सेकंड का पुत्र था। और कनिष्क सेकंड के सिक्के मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से प्राप्त हुए हैं। कड़फिसेस का उत्तराधिकारी कनिष्क हुआ। कनिष्क को ही द्वितीय अशोक कहा जाता है क्योंकि उसने भारत के बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया था। इसके अलावा कनिष्क के 324 सिक्के व कुषाण वंश के कुल 750 से अधिक सिक्के मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से प्राप्त हुए हैं। कुषाण वंश के आने से मध्य प्रदेश में गांधार शैली का विकास हुआ। अब बात करते हैं नागवंश की। नागवंश आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जिसमें नागवंश का समयकाल 3री से 4वीं सदी में पाया गया है। नागवंशी शासकों ने विदिशा से लेकर मथुरा तक शासन किया है। इस वंश के राजाओं ने कुषाणों का प्रतिरोध करने के लिए 10 अश्वमेध यज्ञ करवाए। नागवंश का शासन का पता चलता है पद्मावती की पहचान ग्वालियर के समीप पद्म पवैया के स्थान से की जाती है, अर्थात ग्वालियर के कुछ क्षेत्रों में भी इन्होंने शासन किया। अब बात करते हैं गुप्त वंश की। गुप्त वंश का समय जो है 319 से 540 ईस्वी का रखा गया है। गुप्त वंश को भारत के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है क्योंकि इन्हीं के काल में काफ़ी स्थापत्य साहित्य इन सभी कलाओं का विकास हुआ। और इस वंश के प्रमुख शक्तिशाली राजा हुए काफ़ी, जिसमें समुद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य हुए, चंद्रगुप्त प्रथम, भानुगुप्त इत्यादि राजा हुए। समुद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश के महाकांतर, महाकौशल व बैतूल तक के क्षेत्र को जीत लिया था। प्रयाग प्रशस्ति में इसका वर्णन मिलता है और इसी में हरिशरण के प्रयाग प्रशस्ति में इनका वर्णन मिलता है और समुद्रगुप्त के सिक्कों में इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि वह संगीत प्रेमी था राजा वह। इसके अलावा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। रामगुप्त के तांबे के सिक्के प्राप्त हुए मध्य प्रदेश के विदिशा व एरण स्थान से। गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 3 अभिलेख मालवा क्षेत्र से प्राप्त होते हैं जो कि उदयगिरी की पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। उदयगिरी की पहाड़ी का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। इसके अलावा तिगवा जबलपुर का जो विष्णु मंदिर है इसका भी निर्माण गुप्त काल में हुआ है। 510 ईस्वी का जो भानुगुप्त का अभिलेख है वो मध्य प्रदेश के सागर जिले से प्राप्त हुआ है, जिसे एरण अभिलेख भी कहा जाता है और इसमें सबसे पहले सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। तो इस प्रकार हमने देखा गुप्त वंश के बारे में, गुप्त वंश, मौर्य वंश, सातवाहन वंश इत्यादि के बारे में। दोस्तों इसकी आगे की वीडियो के लिए हम नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आएंगे। या आप गुप्त काल का मैप देख सकते हैं, इनके साम्राज्य कहाँ तक फैला था। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करें। गुप्तों के पतन के बाद हूणों का आक्रमण चालू हुआ। हूणों के आक्रमण को काफ़ी हद तक विफल भी किया था भानुगुप्त ने और इस प्रकार बाद में हूणों का आक्रमण होता है और गुप्त काल के कुछ प्रमुख क्षेत्र मालवा, सागर व एरण का हिस्सा हूणों के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। 6वीं शताब्दी में हूणों ने मध्य भारत पर आक्रमण किया। हूण शासक में कुछ प्रमुख शासक हुए जिनमें मिहिर कुल हुए जिनका शासन कश्मीर से मालवा तक था। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।